सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक हैं, डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। यो 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 सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जी, सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और हर बच्चे के साथ में शेयर कर दो वीडियो मैक्सिमम, और अपने अपने स्टेटस पे लगा लो जी, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ फटाफट से। जय महाकाल जी, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। सारे बच्चे बराबर से अपने अपने ग्रुप में शेयर करो जल्दी, और सबके स्टेटस पे लगा होना चाहिए। मैं चेक करूंगा कि आपके स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक लगा नहीं लगा। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, यो तो टॉर्चर है घाना, टॉर्चर है घाना। जगते छूट रही है आंसू की पिचकारी, फिर भी कुछ ना हुआ मगर हम तेरे बलिहारी। तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं, तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं। तुझसे बेहतर तो हैं हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। गुड इवनिंग में, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया मेरे नालायकों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है सर जी। ओ गाबा सर जी, गाबा सर जी आज क्या कराओगे? आज हम फाइनली 5 हेड की क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कई बच्चों के मन में था ना कि है गाबा सर 5 हेड की क्वेश्चन कब कराएंगे, है गाबा सर 5 हेड की क्वेश्चन कब कराएंगे। तो फाइनली आज से हमारे 5 हेड के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, और सबसे पहला चैप्टर जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चैप्टर बन रहा है। मतलब पहले क्या था कि नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बनने बंद हो गए थे, होता क्या था सैलरी में से बन जाता था, फिर पीजीपी के अंदर तो बनता ही बनता है, कैपिटल गेन के अंदर बनता था, अदर सोर्स के अंदर बनता था, बट अब एग्जामिनर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से भी क्वेश्चन बना रहा है। और आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट उसमें कई सारे पॉइंट्स इतने टेक्निकल हैं और कई सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जब वो एग्जाम के अंदर बनते हैं तो क्वेश्चन में समझ नहीं आते। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आज हम हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। टोटल 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं।
अगर आज वाली क्लास में हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास का मैं आधा घंटा हाउस प्रॉपर्टी पे फिर लगाऊंगा। और कल की क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, कल की क्लास में हम सैलरी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जी। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी आज खत्म हो गया तो फिर कल की पूरी क्लास जो डिवोटेड होगी वो सैलरी के क्वेश्चन पे होगी। बट अगर आज हमारा हाउस प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता तो फिर कल पहले आधा घंटा हम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम सैलरी वाले क्वेश्चन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अच्छा, अब आज वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले ना दो तीन बच्चों के लास्ट क्लास में डाउट्स हैं, एक बार पहले मैं वो डाउट्स डिस्कस कर लेता हूं। एक तो आपका डाउट ये था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 ना पूरा नहीं है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा नहीं है, इसीलिए उसका रिवाइज पीडीएफ जो है आपके मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दी है। तो आपको मैं दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ था ना, वो यहां तक दिया होगा। अगर आप चेक करोगे पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया होगा वो यहां तक दिया होगा, 18,000 तक दिया होगा। एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं जी, एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं। तो आपका पुराना क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा वो यहां तक दिया होगा 18,000 तक, बट आंसर पूरा दिया था। मतलब आंसर पूरा दिया था, इसका मतलब यह था कि 5,000 वाला हो गया या इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो हो गया ना वो उसमें नहीं था, ठीक है ना, वो उसमें नहीं था। तो मैंने रिवाइज पीडीएफ आपकी ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दी है, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। तो आई थिंक अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए साहब, हेलो हेलो इधर। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहां पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो काफी सारे बच्चों को यही डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट नहीं था, उसका रिवाइज पीडीएफ मैंने डाल दिया। उसके बाद दूसरा जो बच्चों को डाउट था ना, वो डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना उसमें हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी हमें होमवर्क दिया था, तो एक बार हो सके तो क्वेश्चन नंबर 13 समझा दो जी, ठीक है जी। हो सके तो क्वेश्चन नंबर 13 समझा दो। हो सर जी, आपकी तबीयत? भाई मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है भाई। कैसे? ये लो नालायक, बिना बात के गला थोड़ा सा मेरा वैसे खराब है, बट तबीयत भाई परफेक्ट है यार। तुम्हें देख के कसम से माता रानी की, तुम्हें देख के दिल बागबान हो जाता है। बट तुम इतने नालायक बच्चे हो, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना शेयर करते, तुम्हें पाप लगेगा, भगवान तुम्हें पाप लगाएगा। और जो डेली यहाँ पे बच्चे कम आ रहे हैं ना, उनके तो पाप लग चुका है, वो तो नालायक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डाउट था, एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था, तो मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे को भी डाउट हो। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे चेक करना सारे के सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये बात कर रहा है कि एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। पहली बात, जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलो भाई साहब, जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलमोस्ट आपके सेक्शन नंबर 9 का क्वेश्चन है। और सेक्शन नंबर 9 कौन सा है? सेक्शन नंबर 9 है इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो सेक्शन नंबर 9 हमारा उसका है। अब एक बार यहां पे चेक करना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पॉइंट चेक करता हूं, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन ए सिटीजन ऑफ इंडिया 7 लाख रुपए फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया कंसीडरिंग दैट ही पेज टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो ऐसा पॉइंट हमने कल वाली क्लास में भी किया था। हाँ जी भाई साहब, ओए इधर, ऐसा पॉइंट हमने कल वाली क्लास के अंदर भी किया था। और ये पॉइंट मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी पे करती है तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, परक्यूजिट और अलाउंसेस जो होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे। तो सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे 7 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। तो जितने भी आपके 7 लाख रुपए हैं यहाँ पे हम टैक्सेबल करेंगे, बट हाँ यहाँ पे 75,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। ये बात तो पता है ना। याद करो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करूंगा तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर 75,000 की डिडक्शन मिलती है। तो यहां पे कितने हैं? 7 लाख रुपए। अब 7 लाख में 75,000 माइनस कर दोगे तो 6,25,000 जो है वो यहां पे टैक्सेबल इनकम आएगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 6,25,000 जो है वो यहां पे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपए फॉर नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने बाहर से लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो इंटरेस्ट की इनकम तभी टैक्सेबल होगी अगर उस लोन को इंडिया में यूज करोगे। तो क्या वो लोन इंडिया में यूज की है? बिल्कुल यूज की है। अब अगर लोन इंडिया में यूज की है तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो 5 लाख रुपए जो होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो।
सैलरी टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्ट नहीं होती। अरे नालायक हो क्या, अगर गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी पे कर रही है तो ऐसा कहां एग्जम्पशन वाली पॉइंट हमने लिखा है? सेक्शन 9 के अंदर हमने साफ साफ पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को सैलरी पे करती है तो उसके हाथ में डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे, जो परक्विजिट और अलाउंसेस होंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस वाले पॉइंट में कई बच्चों को डाउट था। अब एक बात मैं बताना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है 19,000 रुपए का। अब यहां पे ना दो चीजें होंगी, यहां पे दो चीजें होंगी। एक तो अपने रेगुलर बैच में अदर सोर्स के चैप्टर में याद करो आपने सेक्शन नंबर 10-15 किया था। अब सेक्शन नंबर 10-15 के अंदर मैंने कहा था कि जो पोस्ट ऑफिस वाला इंटरेस्ट होता है अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपए एग्जम्प्ट है, और अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 एग्जम्प्ट है। तो पहली बात तो सेक्शन 10-15 में इसमें 3500 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी। और दूसरा बात चेक करो सेक्शन नंबर 80 TTA, और अगर मैं 80 TTA की बात करूंगा तो सेविंग का जो इंटरेस्ट है उसमें 10,000 की हमें डिडक्शन और मिलेगी। तो 10,000 प्लस में 3500 रुपए 13,500, तो 19,000 में से अगर मैं 13,500 माइनस करूंगा तो 5,500 रुपए हमें यहां पे टैक्सेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बच्चा कह रहा है सर उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है। चेक करो, उसने डिफॉल्ट स्कीम कहीं नहीं ली। चेक करो, उसने डिफॉल्ट स्कीम कहीं पर भी नहीं ली है। उसने डिफॉल्ट स्कीम यहां पे कहीं पर भी नहीं ली है, तो उसने बोला डिफॉल्ट स्कीम से आप बाहर आए हो, मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। अगर वो डिफॉल्ट स्कीम लेता तो सेक्शन 80 TTA नहीं मिलता, तो नॉर्मल स्कीम वाले केस में 80 TTA मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रॉयल्टी पेड बाय द रेजिडेंट टू ए नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया। अब एक बात मेरे को बताओ, अब अगर जो रॉयल्टी दी है, अब रॉयल्टी टैक्सेबल कब होती है? अगर वो बिजनेस इंडिया में कैरी हो रहा। अब अगर बिजनेस इंडिया से बाहर कैरी हो रहा है तो रॉयल्टी की इनकम को हम डीम टू बी अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो ये जो रॉयल्टी की इनकम है ये इसके हाथ में नॉन टैक्सेबल होगी, इसमें 1 रुपया भी जो है वो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब उसके पॉइंट अगले पॉइंट पर आओ। फिर वगैरह लीगल चार्जेस मिले हैं 5 लाख रुपए पेड इन दिल्ली टू ए लॉयर टू यूनाइटेड किंगडम हु विजिट इंडिया टू रिप्रेजेंट ए केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, अगर वो इंडिया में आके केस को रिप्रेजेंट करेगा तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो क्या ये 5 लाख रुपए इसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल टैक्सेबल होंगे। तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए जो हैं दैट इज इनकम अराइज इन इंडिया, और अगर इनकम अराइज इन इंडिया है तो वैसे भी वो सबके हाथ में टैक्सेबल होती है, तो ये इनकम जो है वो इसके हाथ में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब इसमें क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 13 जिस बच्चे ने भी सेक्शन नंबर 9 अगर सही ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं था। बस हाँ, एक दो पॉइंट थे। एक तो पहले वाला सैलरी वाला पॉइंट था, उसमें 75,000 की डिडक्शन माइनस करनी थी। दूसरा पोस्ट ऑफिस वाला पॉइंट था कि पोस्ट ऑफिस वाले केस में एक तो सेक्शन 10-15 3500 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी, और दूसरा सेक्शन 80 TTA में अगर सेविंग का इंटरेस्ट है तो 10,000 की डिडक्शन वहां मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो, अब एक बच्चे का और डाउट था जो क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा ना तो क्वेश्चन नंबर 15 में ना 2 गलतियां निकल के आ रही हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 में 2 गलतियां क्या निकल के आ रही हैं? सबसे पहली गलती ये निकल के आ रही है कि सैलरी जो मिली है उसमें इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं की। इट मींस अगर यहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा होता फिर हम डिडक्शन माइनस नहीं करते, बट यहां पे सैलरी रिसीव लिखा है तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होनी चाहिए थी। अब 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जबकि सैलरी कितनी है? 9,000 रुपए की है। अब अगर 9,000 रुपए की सैलरी मिली है और इतने की ही मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी तो सैलरी यहां पे कुछ भी नहीं आएगी। तो एक पॉइंट आपको ये सही करना पड़ेगा आंसर में, सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको सही करना है। फिर एक बच्चे ने कहा था सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में से क्या हम 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे? आंसर इज नो। यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो इनकम कंप्यूटेड इनकम है, उसमें कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं करनी। हाँ, अगर यहां पे रेंट दिया होता ना फिर माइनस करता। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर यहां पे रेंट दिया होता फिर माइनस करते। जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है उस केस के अंदर माइनस नहीं करेंगे। फिर इस पॉइंट में एक और गलती है, यहां पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दे रखा है। अब अगर सेविंग का इंटरेस्ट है तो याद करो सेक्शन नंबर 80 TTA के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है 10,000 तक की।
अब अगर यहाँ पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो बाद में 80 TTA माइनस होगा, उसके बाद फिर आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी, तो यहां पर 80 TTA भी 1000 का माइनस करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद आई थिंक इस पॉइंट में और कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहां पे इसका आंसर आपको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करना है। एक तो ये 9000 पे इसके हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जब स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलेगी तो 9000 की मिलेगी, तो वैसे भी यहां पे सैलरी कुछ भी नहीं आएगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट है, इंटरेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, बट बाद में क्या करेंगे, बाद में 80 TTA में से 1000 की हम यहां पे डिडक्शन दे देंगे, अकॉर्डिंगली आंसर मॉडिफाई होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? डन। चलो, अब आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे बच्चों के यही डाउट थे, तो अब जिसके भी डाउट हो एक बार दोबारा से कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि मैं डाउट आपके वही पढ़ता हूं जो कमेंट बॉक्स में आते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे मैं लाइव इस टाइम देख नहीं पाऊंगा, रीजन क्योंकि लाइव चैट बहुत तेज चलती है, तो बेटर ये है जिनके भी डाउट अभी बचे हैं आज की वीडियो के, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल उस डाउट्स को हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो अब सुनो सारे के बच्चे, यहां पे ध्यान सुनो। अब एक बार 2 चैप्टर के क्वेश्चंस हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा होगा जी। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां क्वेश्चन में गलती होती है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का जी। अब हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, अगर ना तुम्हें क्वेश्चन करके मजा आ गया ना, मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे और तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी और तुम्हें फील होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर भी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी सेशन हमारे 25 सेशन जो बैक टू बैक होंगे उसमें टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन आपसे वैसे ही हो जाएंगे। हमें वो क्वेश्चन करने हैं कि एक क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स अगर डिस्कस हो गए तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब हाउस प्रॉपर्टी के टोटल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहले मैं जो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं वो आसान है, ठीक है, उसको देख के तुम्हें खुशी होगी, तुम उसको सोल्व भी कर लोगे, और मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग वहीं से होनी चाहिए जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे बराबर से यहां पे आओ जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 जी। आ जाओ एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आओ। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सिंसियर होकर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की क्वेश्चन हम यहां पे स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 10 यहां पे क्या है जी। अब अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर आनंद सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2024। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। उसने मार्च 2024 में उसने अपना घर बेच दिया। अब अगर मार्च 2024 में उसने अपना घर बेच दिया, अच्छी बात है। फिर वो कह रहे जून 2024 में ही रिकवर्ड रेंट 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू whom he had let out his house for 2 years from April 18 to March 20. He could not realize 2-month rent of 20,000 from him, and to the extent his actual rent was reduced while computing the income from house property assessment year 2021. वो कह रहे 20,000 का अनरियलाइज रेंट था, उस 20,000 के अनरियलाइज रेंट में से 10,000 का रेंट मुझे रिकवर हो गया। अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 20 टू फेब 24 टू मिस्टर सतीश। इन अप्रैल 22 ही हैड इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000 पर मंथ, एंड द सेम वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इन सितंबर 2024 द मैटर वाज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर आनंद रिसीव 69,000 एज एरियर्स ऑफ रेंट फॉर अप्रैल 22 टू फेब 24। फिर वो कहना चाह रहे हैं वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद, एंड इफ सो इन ईच ईयर। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप में से कई बच्चों ने इसका आंसर देख लिया, जो बहुत गलत बात है। पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। जब इस पर्सन को अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, जब इस पर्सन को ये 10,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, क्या ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है? सर जो तुमने आंसर दिए ना वो आंसर को छोड़ो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो।
आधे बच्चों ने इसका आंसर रट रखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे क्वेश्चन के पहले आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, जब उसको अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, क्या वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है? जब उसको 10,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, क्या वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है नहीं है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है। उसने मार्च में प्रॉपर्टी बेची है और अनरियलाइज रेंट की जो रिकवरी हो रही है वो उसको जून 24 में हो रही है, तो उस टाइम पर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जब उसको एरियर्स ऑफ रेंट मिल रहे हैं सितंबर 24 में, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है? मतलब सितंबर 24 में जो उसको 69,000 के एरियर्स ऑफ रेंट मिले, क्या वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है? नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि 69,000 के एरियर्स मिल रहे हैं, 10,000 का अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, तो टोटल रिकवरी जो हो रही है वो 79,000 की हो रही है। अच्छा, अगर वो 79,000 की रिकवरी हो रही है बट उस साल तो उसका ओनर ही नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ये बात कहता है कि इनकम जो टैक्सेबल होगी वो ओनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। अब मुझे आंसर दो कि क्या ये रिकवरी टैक्सेबल है या नहीं है, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। और सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता था कि आपका ओनर होना जरूरी है। उसने कहा था कि आपका ओनर होना जरूरी है, मैं इस केस में ओनर नहीं हूं। अब मुझे बताओ कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? आंसर इज यस, टैक्सेबल होगी। याद है आपको? सेक्शन याद है? याद करो, रेगुलर बैच वाले बच्चे मुझे अप्रिशिएट करेंगे। याद करो, सेक्शन नंबर 25 कैपिटल ए हमने किया था, और वहां पर मैंने कहा था कि अगर आपको रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है वो हमेशा जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, चाहे उस साल में आप उसके ओनर हो या नहीं हो। इट मीन अगर मैं रिसीव के ईयर में इसका ओनर नहीं भी हूं ना, तो भी ये रिकवरी मेरे हाथ में टैक्सेबल है, और 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्सेबल है। अब सिंपल सी बात है, 79,000 में से अगर मैं 30% यहां से माइनस करूंगा तो टोटल मिला के 55,300 रुपए की इनकम जो है वो यहां पे टैक्सेबल होगी जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। तो एक बार यहां पे आंसर चेक कर लो जी। तो 55,300 रुपए इसका आंसर निकल के आएगा। दैट इज परफेक्ट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन सही हो गया हाउस प्रॉपर्टी का जी। ठीक है जी, सारे बच्चे फटाफट से खुश हो जाओ, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का सही हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। सर समझ नहीं आया है, नालायक बच्चा। अरे मेरा नालायक बच्चे, मेरी बात सुन, आपको 10,000 रुपए का ये रिकवर हो रहा है, 69 का ये रिकवर हो रहा है, टोटल 79 की रिकवरी हो रही है, उसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, बैलेंस रिकवरी जो है वो टैक्सेबल है। और याद करो, मैंने कहा भी था सेक्शन 25 कैपिटल ए कहता है कि जब वो रिकवरी होगी, चाहे उसके तुम ओनर हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, वो सारी की सारी रिकवरी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त। अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब ध्यान से पढ़ो जी, पहले तुम पढ़ोगे जी क्वेश्चन, पहले तुम पढ़ोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा जी? Mr. Raman. Mr. Raman is a co-owner of the house property along with his brother holding equal share in the property. म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 1,60,000 की है, फेयर रेंट जो है 1,50,000 का है, स्टैंडर्ड रेंट 1,70,000 का है, और रेंट जो मिल रहा है वो 15,000 पर मंथ मिल रहा है। कह रहे लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज जॉइंटली टेकन and the interest charged by the bank is 25,000. ठीक है, out of which 21,000 has been paid. Interest on the unpaid interest is 450. To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charge on this loan is 5,000. म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 5,100 रुपए के हैं, पेड बाय द टेनेंट। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ रमन के हाथ में बताओ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी जी। क्वेश्चन पढ़ो जी फटाफट से। मेरे को सारे बच्चे पहले बताओ, मेरे को सारे बच्चे बताओ इसमें जीएबी कितनी आएगी जी? इसमें जीएबी कितनी आएगी? 180 आएगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे करो आगे करो आगे करो, जीएबी छोड़ो आगे करो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के बताओ कितनी आएगी सारे बच्चे। आपका पेपर है ये, आपका टेस्ट पेपर है जी।
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के बताओ, फटाफट से बताओ जी। सारे बच्चे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के बताओ कि यहां पे रमन के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी। 96,000, बहुत बढ़िया जी। 96,000, 101,436, 71,430, ठीक है। 121, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 121, 47775, 96,000, 48,215 रुपए। कहां है मेरा लट, कहां है, लाया था मैं यहां पे आज, कहां है लट, कहां है, नालायक हूं कहीं के। बार बार कह रहा हूं रमन की इनकम बताओ, रमन की इनकम बताओ, रमन की इनकम बताओ। तो रमन की इनकम जो है 48,000 आएगी। वो रमन की इनकम की बात कर रहा है, वो दोनों की इनकम की बात नहीं कर रहा। तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ के आ रहे फिर। अब एक बात मेरे को बताओ, पहले जीएवी निकालते हैं। अगर मैं जीएवी निकालता हूं, जीएवी कैसे निकलती है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से हायर, तो हायर क्या है, हायर 160 है। फिर इनमें से लेस कितना है, 160 है, तो मेरा एआर आ गया 160। फिर एआर कितना है, 15,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो 1,80,000 आएगा। अब एआर मेरा ज्यादा है, याद करो मैंने क्लास में कहा था अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा, अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा। तो एआर मेरा 180 है, तो जीएवी मेरा बन गया 180। अब मेरा जीएवी यहां पे कितना बन गया, जीएवी मेरा 180 बन गया। अच्छा, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, बट म्युनिसिपल टैक्स माइनस तब करेंगे अगर पेड बाय ओनर है। यहां पर कौन है, पेड बाय टेनेंट है, तो ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस तो नहीं होंगे जी। फिर मेरा एनएवी कितना आएगा, एनएवी मेरा 180 आएगा। अब 180 में से 30% की मैं डिडक्शन माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1,26,000 मेरा यहां पर माइनस करने के बाद आएगा 1,26,000। उसके बाद फिर यहां पे चेक करो, अब इंटरेस्ट माइनस करना है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट में 25,000 माइनस करूंगा या 21,000 माइनस करूंगा। मेरे को सारे बच्चे आंसर देना, इंटरेस्ट में 25,000 माइनस करूंगा या 21,000। वो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने 25 किया, उसमें से 21,000 पे किया है। इतने नालायक बच्चे हैं ना ये, 25,000 वाले इतने नालायक बच्चे हैं ना, इतने नालायक बच्चे हैं। 25,000 वाले मैं कुछ कह नहीं सकता। बताना 25 क्यों, 25 बताओ क्यों, 25 बताओ मुझे क्यों। आंसर नहीं देखना पीछे, 25 का आंसर दो मुझे। 25 क्यों, उसने 21,000 पे किए हैं, तो 25,000 माइनस क्यों कर रहे हो। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो कि सर गाबा सर, ओ मेरे भिंडी कलर के सर, सर इंटरेस्ट की डिडक्शन जो मिलती है ना वो ड्यू बेसिस पर मिलती है, पेड बेसिस पर नहीं मिलती। वो तो म्युनिसिपल टैक्स जो होते हैं वो पेड बेस पे अलाउड होते हैं, बट इंटरेस्ट जो होता है वो ड्यू बेस पे अलाउड होता है। तो माना 21,000 पे किया है, बट जो टोटल इंटरेस्ट है वो 25,000 है, और ड्यू बेस पे माइनस होगा तो पूरा का पूरा 25 माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, हाई फाई, हाई फाई, चलो बहुत बढ़िया जी। अब इसमें से माइनस करेंगे 25,000। अच्छा, उसके बाद क्या ये 450 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जो आपका इंटरेस्ट होता है पैनल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो माइनस नहीं करते, तो ये हटा दो। अच्छा, क्या फ्रेश लोन वाला इंटरेस्ट माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये 5,000 वाला इंटरेस्ट यहां पे और माइनस कर देंगे, तो आप चेक कर लो यहां पे 96,000 आ गया। अच्छा, ये 96,000 टोटल इनकम आई है। दो भाई हैं, दोनों का इक्वल शेयर है, तो अगर दोनों का इक्वल शेयर है तो 48,000 रुपए की इनकम यहां पे निकल के आ रही है। ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, आ जप्पी पालो, आ जाओ, आ रहा मेरा बच्चा जप्पी पालो। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा सा हाई लेवल और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट सोल्व करो जी। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट सोल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा जी। अरे वंशिका, मैं कह रहा हूं तुम टेंशन ना लो बस। हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 करो जी, जल्दी करो। तुम आगे आगे चला करो, मेरे साथ नहीं चलना भाई। पेपर तुम्हारे हैं, तुमने क्लियर करने हैं, तुम्हें डिग्री मिलने वाली है, तुम पास होने वाले हो। कमॉन 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 कमॉन, फटाफट से करो। सर इफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू टेनेंट फॉर टेनेंट बिजनेस इट विल बी टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल टैक्सेबल होगा जी। मेरे खुद का बिजनेस है तो यहां पे नहीं आएगा, टेनेंट बिजनेस कर रहा है वो मैटर नहीं करता जी।
अरे वंशिका दोबारा सोल्व करो, कोई बात नहीं, जितनी बार सोल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं इस सेशन में क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, उसको 5 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो भी कम है। सर 450 रुपए का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे बच्चे वो पैनल इंटरेस्ट है, वो पैनल मतलब पेनल्टी वाला इंटरेस्ट है, तो पेनल्टी वाला इंटरेस्ट जो होता है वो माइनस नहीं होता। चलो अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं जी। तो मिस्टर एक्स है, ओन वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट। तो हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट, एक तो फर्स्ट यूनिट of the house is self occupied by Mr. X and the another unit जो है वो rented जो है वो 8,000 per month है, और rented unit was vacant for 2 months during the year. The particular of the house of the previous year 24-25 are as under. अब एक बात मेरे को बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास ना एक घर है, उस घर की उसने बोला 2 यूनिट है, मतलब 50% पोर्शन ये वाला है, 50% पोर्शन ये वाला है। तो एक पोर्शन उसने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा उसने बोला लेट आउट है, और जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसका रेंट जो है वो 8,000 पर मंथ है, 2 महीने की वैकेंसी है, तो मतलब 10 महीने का रेंट मिला, तो 80,000 यहां पे रेंट मिला। अब अगर 80,000 यहां पे रेंट मिला, अब स्टैंडर्ड रेंट है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो। अब अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1,62,000 का डिवाइड बाय 2 81,000। सर 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 बस सर इसको डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो जीएवी नहीं लाएगी। अब ये जो वैल्यू दी है ये वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की है। अब अगर वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की है, हमें लेट आउट वाले केस में इनकम निकालनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएवी नहीं लाएगी, इसलिए उसको 1/2 करना है। अब यहां पर भी अगर मैं देखूंगा तो 1,90,000 का डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 95,000 आएगा, फिर 1,85,000 का डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 92,500 यहां पे निकल के आएगा। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर देना फटाफट से ही। अब अगर मैं इनमें से हायर की बात करता हूं, इनमें से हायर है 95, इनमें से लेस कितना है 81। अब 81 है, अब ईआर मेरा 81 है। हेलो भाई साहब, ओए 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 हेलो ओए, इधर ईआर कितना है 81 है, और एआर कितना है 80। याद आ रहा है ईआर कितना है 81 है और एआर कितना है 80। तो मैंने कहा अगर एआर कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अब अगर एआर कम है तो रीजन चेक करने होंगे, अगर रीजन वैकेंसी है तो हो अगर रीजन वैकेंसी है तो एआर ही जीएवी होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, यहां पर 80,000 है, 2 महीने की वैकेंसी है, अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एआर जो है वो ईआर से ज्यादा होता। नई बात समझ में आ रही? अरे मेरे नालायक बच्चे, 80,000 में अगर 2 महीने का रेंट मैं यहां पे जोड़ूंगा तो एआर मेरा ज्यादा हो जाएगा ना, तो एआर मेरा अभी कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी है, तो जीएवी बनेगा 80,000, जीएवी बनेगा 80,000। तो अगर जीएवी मेरा 80,000 बनेगा, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स है, पेड बाय एक्स कितने हैं 5%। अब 5% म्युनिसिपल वैल्यू का वो कितनी है 95,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में माइनस नहीं होते, तो लेट आउट वाले पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 95,000 है, तो 95,000 का 5% कितना आएगा जी 4750। अब इसमें मेरा एनएवी आएगा, कितना आएगा 75250। अब उसमें चेक करो 30% की डिडक्शन 22575। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, कितना है 1500 है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना 1500 है, तो 1500 पूरे घर का है, तो 750 उसका है, 750 इसका है, तो 750 मल्टीप्लाई 12, तो यहां पे हो गया 9,000 रुपए का ये इंटरेस्ट हो गया। बस लीज मनी कुछ नहीं करना, इंश्योरेंस चार्जेस कुछ नहीं करना, रिपेयर चार्जेस कुछ नहीं करना। कोई मेरे को बताओगे इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरे को आंसर दो फटाफट से, इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सारे बच्चे बताओ इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अबे छोड़ो ना, मेरे को ये बताओ इसको तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये तुमने माइनस क्यों नहीं किया? ये तीनों माइनस क्यों नहीं किए? हाँ अरे पागल पागल है क्या गाबे? गाबे पागल पागल है क्या? जब 30% की ऊपर डिडक्शन हमने दे दी है तो इसको काहे माइनस करत रही बे? तुमने कोई एक बार में समझ ना आती, जब ऊपर 30% की डिडक्शन दे दी तो नीचे काहे माइनस करत रही? तो नीचे वाला खर्चा इग्नोर करत रही। ये हम पढ़ चुका हूं क्लास के अंदर कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट, क्योंकि एक्चुअल की ही डिडक्शन मिलती है, तो इग्नोर करो उसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो अब यहाँ पे फटाफट से बता दो यार कितना आएगा। तो 75250 माइनस में 22575 माइनस में 9000 कितना आएगा 43675। यार 43675 आंसर आ रहा है यार। यार तुम तो कुछ अलग आंसर बता रहे थे, तुम तो कुछ अलग आंसर बता रहे थे। हैं ये तो आंसर मेरा ये आ रहा है। हैं हैं बताओ बताओ, तुम्हारा आंसर कुछ अलग था। हाँ बच्चा कह रहा इधर इधर आ मेरे, इधर आ मेरे गाबा, इधर आ इधर आ। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसमें जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24 ए नील, और इंटरेस्ट जो 9000 का वो माइनस होगा। अब जब 9000 वाला इंटरेस्ट माइनस होगा तो वो सारा लॉस आएगा। अब इस लॉस को इसमें से माइनस भी तो करोगे, तो ये लॉस को अगर माइनस कर दूंगा तो नेट आंसर जो आएगा वो आएगा 34,675 पे, ये आंसर निकल के आएगा। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ गया क्वेश्चन करके? मजा आ गया? अरे बता दो मेरे नालायकों, मजा आ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया जी। सर 80,000 वाली कैलकुलेशन एक बार दोबारा बता दो मेरे बाबू। 80,000 वाली कुछ नहीं है, उसने बोला ना 8,000 पर मंथ है, तो 8,000 पर मंथ 2 महीने की वैकेंसी है, तो 10 महीने का आएगा, तो 10 महीने कितना बना 80,000। ईआर मेरा आ रहा है 81। अब अगर एआर मेरा 81 है, एआर मेरा 80 है, तो एआर मेरा कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? वैकेंसी की वजह से, क्योंकि 2 महीने की वैकेंसी है। अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एआर ज्यादा होता, तो एआर ही मेरा जीएवी बनेगा जी। एक बच्चा कह रहा है सर लॉस वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, इधर आ इधर आ। 50% घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ बोल ओए, हाँ बोल, है ना? तो 50% जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी कितनी लेते हो? नील। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती, एनएवी नील, एनएवी नील, तो 24 ए बी नील, 24 बी इंटरेस्ट वाला माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कितना है? 1500, 1500 पूरे घर का है, तो 750 यहां पे ले लिया। 750 किसका बचा? सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो 750 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 9000। अब सिर्फ अगर इंटरेस्ट माइनस करोगे तो सारा लॉस ही तो आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में। भाई ऊपर सब कुछ नील है, नीचे 9000 माइनस है, तो सारा लॉस आएगा। अब इस इनकम में से लॉस खत्म करोगे तो नेट इनकम तुम्हारी सामने निकल के आ जाएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है चलो, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे धुएं निकाल देगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये तुम्हारे बस का नहीं है, बट फिर भी एक बार अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो थोड़ा सा ट्राई करो जी, बट ये मेरे को लग नहीं रहा कि तुमसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार कोशिश करो करने की जी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक बार करने की कोशिश करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। अब जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एक बार जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको पीछे करके आराम से 0.75 की स्पीड पे सुन लेना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रीवियस ईयर, तो डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। 115 बीएससी होता, हाँ तो 115 बीएससी होता तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, तो फिर आंसर 43675 आता जी। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से जी। सर थोड़ा पीडीएफ जूम कर दो, थोड़ा पीडीएफ जूम कर दूं? ये लो जी, ये लो क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, ये लो जी, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, एंड टोटल इनकम निकालनी है दोनों भाइयों की जी। एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है और एक दोनों भाइयों की इनकम निकालनी है अगर उसने डिफॉल्ट रिजिम ली है, अगर उसने डिफॉल्ट रिजिम ली है। फिर वो कह रहा है, उसने बोला इनकम निकाल दो, इनकम निकाल दो इस इफ बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट। इट मीन अगर उसने नॉर्मल स्कीम ली है तब क्या होगा जी? तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में इनकम निकालनी है और नॉर्मल स्कीम वाले केस में इनकम निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, थोड़ा सा कोशिश करो करने की, थोड़ा सा तो आगे चलो यार। अब अगर तुम बिल्कुल सरेंडर करके बैठ जाओगे फिर पेपर तो तुम्हें ही करना है। अब अगर पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया तो वहां भी तो कुछ करोगे ना, हाथ पैर चलाओगे ना, थोड़ा कोशिश करो।
सर मुझे जीएसटी पढ़ना है। हाँ तो जीएसटी भी पढ़ लेना, पहले इनकम टैक्स पढ़ लो मेरे बाबू। इस क्वेश्चन में 75 लेट आउट, 25 सेल्फ ऑक्यूपाइड। मुझे नहीं पता, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, बट अभी तुम पढ़ो, बताओ क्या कह रहा है वो। सारे बच्चे फटाफट से पढ़ के बताओ वो क्या कह रहे हैं जी। पहले ऐसा करो, पहले डिफॉल्ट स्कीम से कर लो, पहले डिफॉल्ट स्कीम से कर लो जी, पहले डिफॉल्ट से करो, पहले डिफॉल्ट को बेस बना के चलो, फिर नॉर्मल से करना, ठीक है। एक बार दिसंबर अटेम्प्ट उसको भी देख लेंगे मेरे नालायक बच्चे, पहले ये तो मेरे को करके बताओ। जो क्वेश्चन चल रहा है ना, एक तो वो नहीं करना बस तुमने। सर जी पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये क्वेश्चन देके हार्ट बीट तेज हो गई है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, बीपी मेरा हाई हो गया है, शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करवा दो। बस इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। बच्चा क्या, आधे बच्चे बैठे हैं इस टाइम, ये देखो सामने बैठा है, इसने आईपीएल स्टार्ट कर दिया, कह रहे इतने आईपीएल देख रहा था, तुम 3-4 चौके वोके मारोगे। गाबा सर ने करवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने तो करवाना ही है 2 मिनट के बाद, बट तुम थोड़ा हाथ पैर तो चलाओ ना, कि तुम कहां तक पहुंच पा रहे हो। सरेंडर बहुत करते हो तुम यार। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं जी। तो आप भी जो बच्चे अपना कर रहे हैं वो करते रहें जी, जो बच्चे अपना कर रहे हैं वो करते रहें, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहे हैं दो ब्रदर हैं, एक तो अरुण है और एक बिमल है, दो भाई हैं, एक अरुण और एक बिमल है, आर को ओनर, ये दोनों को ओनर है। अच्छा आप एक बार नोट कर रहे हो, अगर आप एक बात नोट कर रहे हो तो सेक्शन 26 में से क्वेश्चन भी बन रहे हैं को ओनर वाले में से, और इवन एक नहीं कई सारे क्वेश्चन को ओनर वाले हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे एग्जाम में को ओनर वाला क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। तो ये को ओनर वाला ही क्वेश्चन है, ये ना को ओनर वाला ही क्वेश्चन है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। आओ जी एक बार अब देखते हैं। तो वगैरह दो भाई हैं और दोनों के दोनों को ओनर हैं ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर, तो दोनों का बराबर शेयर है, दोनों का दोनों का शेयर क्या है, बराबर है। अच्छा अगर दोनों का शेयर बराबर है तो 50% उसका है, 50% मेरा है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहा था प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट एंड इज सिचुएटेड एट कोचीन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने कहा जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है ना उसमें टोटल मिला के 8 आइडेंटिकल यूनिट हैं। अब अगर टोटल मिला के 8 आइडेंटिकल यूनिट हैं तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि एक ये घर है, इस घर में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने 8 यूनिट बनाई है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ईच को ओनर ऑक्यूपाई 1 यूनिट फॉर रेजिडेंस। ईच को ओनर मतलब एक रखी है मान लो अरुण ने, एक रखी है बिमल ने। अब अगर एक अरुण ने रखी एक बिमल ने रखी तो 8 में से 2 हट गई। अब अगर 8 में से 2 हट गई तो बाकी को उसने लेट आउट कर दिया 12,000 पर मंथ पे। अब अगर बाकी को लेट आउट कर दिया तो 8 में से 6 लेट आउट हैं और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो 75% जो है वो लेट आउट है और 25% जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलो कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन 75% जो मानना है तो 75% हम लेके चलेंगे कि हमारा लेट आउट है, और 25% जो वो लेके चलेंगे वो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिमाग में कैटेगरी लेके चलना 75 और 25 की, अच्छी बात है। अब वो कह रहे हैं जो बैलेंस का रेंट है वो 12,000 पर मंथ पर यूनिट है। अच्छा 12,000 पर मंथ पर यूनिट है। फिर वो म्युनिसिपल वैल्यू कह रहा है ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 9 लाख रुपए। अब एमबी जो दे रखी है वो 9 लाख रुपए। अच्छा एमबी 9 लाख दे रखी है तो 25% अलग कर दो, 75% अलग कर दो।
फिर म्युनिसिपल टैक्स 20% दे रखे हैं म्युनिसिपल वैल्यू का, विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, द अदर एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, रिपेयर 40,000 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 15,000 रुपए का, फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वो टोटल 3 लाख रुपए के हैं। अब अगर 3 लाख में 25% अलग कर दो, 75 अलग कर दो। भाई साहब एक बच्चा कह रहा है 75 कैसे, इधर इधर नालायक बच्चे, 8 यूनिट में से जब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 6 बची, तो मेरे को एक बात बता, 6 डिवाइड बाय 8 कितना होता है, 75 होता है, 2 डिवाइड बाय 8 कितना होता है, 25 होता है। भाई बात सुन मेरी, टैक्स पढ़ेंगे बाद में, मैं सुबह पढ़ाता हूं सपने में 1 घंटा मैथ और 1 घंटा मैथ, तो पहले तो मैथ वाली कैलकुलेशन सीखनी है। अरे सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चा कह रहा 8 में से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 6 लेट आउट, तो कैसे 75 25 गाबा सर, पहले तो ये रेशो समझाओ, ये रेशो ही हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। सिंपल कैलकुलेशन है ना, जब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 6 लेट आउट हैं, तो 8 में से 6 75 और 8 में से 2 25। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर उसने आगे क्या बोला है, उसने आगे बोला है, ध्यान से पढ़ना आगे। अब वो कह रहा है वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। लो जी पड़ गया, क्लेश पड़ गया। कह रहा है उसमें से ना 6 में से एक यूनिट जो है वो 4 महीने के लिए वेकेंट है। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर देना चाहिए। अब यहां पे देखो 6 है, मल्टीप्लाई 12 माइनस में एक यूनिट है, उसने 4 महीने के लिए वेकेंट है, मल्टीप्लाई 12,000 करोगे तो अब मेरे को बताओ AR कितना आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ फटाफट से AR कितना आ रहा है। तो यहां पे 6 मल्टीप्लाई 12,000 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 8,64,000, और इसमें से 48,000 माइनस करूंगा, तो 48,000 माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना आएगा, 8,16,000 आएगा। कितना आएगा, 8,16,000 निकल के आएगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, 8,16,000 पे मेरा यहां पे निकल के आ रहा है। अच्छा 8,16,000 पे मेरा क्या आ गया, AR आ गया। 8,16,000 मेरा क्या आ गया, AR आ गया। फिर वो कह रहा है अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ एंड ही वाज ट्रांसफर टू चेन्नई। ठीक है, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानेंगे। ठीक है, फिर अदर इनकम दे रखी है, अरुण की इतनी और बिमल की इतनी। अब उसने बोला इनकम निकाल दो, पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। अब सारे बच्चे बताना, 9 लाख रुपए का अगर मैं 75% निकालूंगा तो 9 लाख रुपए का 75% जो है वो कितना आ रहा है, 6,75,000 आ रहा है। अब 6,75,000 जो है वो म्युनिसिपल वैल्यू आ रही है। AR मेरा ज्यादा है, तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। तो इस क्वेश्चन में जो GAV बनेगा वो GAV कितना बनेगा, 8,16,000 बनेगा। पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे मुझे आंसर दोगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल? क्या इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं, 8,16,000 पे तुम्हारा GAV आ रहा है? पक्का पक्का, क्योंकि अगर AR ज्यादा है, और अगर AR ज्यादा है तो GAV जो होगा वो AR बनेगा, तो 8,16,000 पे मेरा GAV बनेगा जी। तो GAV मेरा यहां पे आ गया, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो GAV मेरा निकल के आ गया 8,16,000। ठीक है जी। उसके बाद माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स। अब अगर माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स तो 20% म्युनिसिपल वैल्यू का माइनस करने हैं। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपए, बट 9 लाख का माइनस मत करना। ओए 9 लाख का माइनस नहीं करना, 9 लाख पूरे घर की है, हमें लेट आउट वाले पोर्शन का करना है। तो लेट आउट वाला पोर्शन जो है वो 675 है, उसका अगर मैं करूंगा यहां पे 20% तो 1,35,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स यहां से माइनस होगा। अब अगर 1,35,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा तो 8,16,000 माइनस में 1,35,000 रुपए, ये आ गया 6,81,000 मेरी NAV आ गई। अब अगर 6,81,000 NAV आ गई, उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ रहा है, 2,04,300। फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। अब 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 3 लाख रुपए का 75% कितना आएगा जी, तो 3 लाख रुपए का 75% आएगा। ओहो, ओ माय गॉड, यहां गलती हो गई, यहां तुमने 2,25,000 माइनस कर दिया होगा। याद करो यहां पे 2,25 माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट वाले केस में 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। कर दिया ना तुमने काम। मैंने वही मैं कह रहा हूं जल्दबाजी मत किया करो, तुम्हें कह रहा हूं मैं जल्दबाजी मत किया करो। यहां पे 2,25,000 तुमने माइनस कर दिया होगा पक्का। अब जब तुमने 2,25 माइनस किया होगा तो वहां 2 लाख रुपए की लिमिट कहां गई?
बच्चा कह रहा है गाबा सर से नहीं पढ़ते क्या? हैं? छोटी बच्ची है क्या? वो लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में होती है। पागल किसी को बाद में बनाइयो। पढ़ चुके हैं सारा हम। लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, तो लेट आउट वाले केस में सारा माइनस होगा। बताऊं तेरे को मैं? अच्छा माय गॉड। मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर दिल, तुम ना दिल खुश कर देते हो मेरा। सच्ची में कसम लगे मेरे को तुम्हारे साथ पढ़ के इतना मजा आता है ना। मेरी नॉलेज इतनी बढ़ती है पता है तुम्हें। मैं तो 1 घंटा इसलिए आता हूं कि मेरी नॉलेज बढ़े तुम्हारे साथ। ये तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ बैठता हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब 251,700 है। अच्छा अगर 251,700 है, अगर 251,700 है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि 50% पोर्शन है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसकी इनकम आएगी 1,25,850 रुपए की। ये इनकम निकल के आ रही है। ये इनकम निकल के आ रही है। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? सारे बच्चे फटाफट से बोल दीजिए। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे उसने अदर इनकम दी है। अब देखो अरुण की जो अदर इनकम है, अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में क्या होगा? हेलो भाई साहब, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है कुछ भी नहीं होगा। जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नहीं आएगा, एनएवी नील, 24 नील, 24B भी नहीं आएगा। 24B भी नहीं आएगा। याद करो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सब कुछ नहीं लाएगा। तो जो इनकम तुमने निकाली वो परफेक्ट निकाली है। तो यहां पे ये अरुण है, ये बिमल है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 1,25,850, 1,25,850, और तुम्हारी अदर इनकम कितनी आ रही है? 2,90,000 रुपए ये आ रही है, और 1,80,000 रुपए की ये इनकम आ रही है। अब अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो उस केस में क्या होगा? तो 125,850 प्लस में 2,90,000, तो यहां पे इनकम आ रही है 4,15,850 रुपए की इनकम आ रही है अरुण की। उसके बाद बिमल वाले केस में बताओ जी, 125,850 प्लस में 1,80,000 रुपए, तो यहां पे आ रहा है 3,05,850 रुपए की ये इनकम आ रही है बिमल की। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आंसर अगर आपका आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपका इतना आंसर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ तुम्हारा इतना आंसर आया नहीं आया जी? देखो सारे बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 9 लाख का 75% के बाद फिर से बता दो। अरे नालायक कहीं के यार, साथ साथ किया करो यार, ऐसे मत करो यार कसम से। अब देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तुम बच्चे कह रहे हो 9 लाख के बाद वाला बताओ। अरे नालायक, 9 लाख के बाद वाला, एक बात देखो, 12,000 रुपए का पर मंथ रेंट है, 6 यूनिट है, 12,000 रुपए रेंट है, पूरे 12 महीने का रेंट है। फिर 1 यूनिट है, 4 महीने का रेंट रिकवर नहीं हुआ, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो 8,16,000 रुपए तुम्हारा AR है, तो वही तुम्हारी GAV बन गई। अब अगर वही तुम्हारी GAV बन गई, म्युनिसिपल टैक्स निकाल दो। जो तुमने 75% की म्युनिसिपल वैल्यू निकाल ली है उसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, NAV आ गई। फिर 24A 24B कर लो जी। ये अदर इनकम तुम्हें यहां पे दी हुई है, देखो ये अदर इनकम दी हुई है कि इसकी अदर इनकम 2,90,000 रुपए है, और बिमल की अदर इनकम जो है वो 1,80,000 रुपए है। तो जो तुमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली है उसको इस अदर इनकम में जोड़ दोगे, तुम्हारी टोटल इनकम आ जाएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर इंटरेस्ट एक बार दोबारा रिपीट करो। इधर देखो ध्यान से, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। अब अगर 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो 75% लेट आउट है और 25 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर इसका 75% निकालोगे तो 2,25,000 आएगा। तो 2,25,000 रुपए का इंटरेस्ट हम यहां से माइनस करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला 75 माइनस नहीं कर रहा क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम ली है, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में माइनस होगा नहीं। आप चेक करो, 3 लाख का 75%, 2,25,000 मैंने यहां पे माइनस किया जी। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। अब अगर इसको हम नॉर्मल स्कीम लेते, मेरे को सारे बच्चे बताना, अगर हम नॉर्मल स्कीम लेते तो क्या कुछ आंसर के अंदर फर्क आता? मेरे को बताओ जी। सर 4 महीने वेकेंट प्रॉपर्टी किसी की थी, बिमल या अरुण, वो तुम्हें देखना क्यों है नायरा?
नॉर्मल इनकम निकालते हो फिर बाद में डिवाइड करते हो। ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हाउस प्रॉपर्टी में को ओनर वाले केस में हम ये मानते ही नहीं है इसके दो ओनर हैं। नॉर्मल इनकम निकालो, जो इनकम आएगी फिर बाद में डिवाइड करते हैं। अच्छा, क्या इसका आंसर के अंदर फर्क आएगा? यस, आंसर के अंदर फर्क आएगा। अब बताओ आंसर में क्या फर्क आएगा? बताओ आंसर में क्या फर्क आएगा? अरे बोलो आंसर में क्या फर्क आएगा? आंसर में यह फर्क आएगा कि 3 लाख रुपए का 75%, 25% जो है, अब 75,000 का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 2 कर लो तो चेक करो 37,500 रुपए की डिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, अगर ये नॉर्मल स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम में तो नहीं थी, बट नॉर्मल स्कीम में तो मिलेगी। अब अगर नॉर्मल स्कीम के अंदर मिलेगी तो 37,500 रुपए, 37,500 रुपए दोनों भाइयों को लॉस होगा। अब मेरे को बताना, 1,25,850 ये लेट आउट वाले केस में आया था, 37,500 रुपए का लॉस हो गया। ऐसे 1,25,850 और 37,500 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक करो कितना आएगा जी। अब अगर मैं यहां पे एक बार चेक करूंगा तो 125,850, 125,850 माइनस में 37,500 कितना आ गया? 88,350। यहां पे कितना आ गया? 88,350। अब इसमें बस वो अदर इनकम जोड़ दो जी। अब अगर अदर इनकम जोड़ दोगे तो इसमें 2,90,000 रुपए की अदर इनकम जोड़ दो, इसमें 1,80,000 रुपए की अदर इनकम जोड़ दो जी। अब यहां पे अगर मैं चेक करूंगा 2,90,000 प्लस में 88,350 तो ये आ गया 3,78,350। और यहां पे अगर मैं चेक करूंगा 88,350 प्लस में 1,80,000 तो 2,68,350। यह आंसर आपका निकल के आएगा। 30,000 की लिमिट कब मिलती है? रिपेयर वाले केस के अंदर मिलती है। ये रिपेयर वाला केस है, कंस्ट्रक्शन वाला केस है, तो कंस्ट्रक्शन वाले केस में 2 लाख तक की लिमिट होती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बस ये बता दो फटाफट से। सर अरुण ने 6 मंथ के लिए छोड़ी थी, उसका क्या? उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। अरे मेरे एक बात बताओ, वो 6 महीने ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी जॉब वहां शिफ्ट हो गई। ये तुमने क्लास में नहीं पढ़ा था कि अगर कोई बंदा जॉब की वजह से बाहर जा रहा है और पीछे घर उसका खाली पड़ा है, उसको डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। उसको डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? अब अगर फिर भी डाउट है ना तो ये वीडियो YouTube पे ही रहेगी, इसको पीछे करके दोबारा सुन लेना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो आराम से स्लो स्पीड में दोबारा सुन सकते हो। बट मैं दोबारा कह रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा पेपर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, चाहे मुश्किल लगे आसान लगे, ये क्वेश्चन करने हैं। और यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हें पेपर के अंदर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो फिर मत कहना कि सर हमने प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किया था। ठीक है नहीं? हाँ वो भी कर सकते हो सृष्टि, वो भी कर सकते हो जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब इधर सुनो, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। इसका आंसर अगर आप पीछे मैच करोगे तो आंसर आपको दिख जाएगा, सेम आंसर दिया हुआ है। अब यहां पे आओ, अब ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बट अभी हमारे हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन खत्म नहीं हुए जी। अभी हमारे हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। कल भी हमें आधा घंटा हाउस प्रॉपर्टी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? और कल 3 क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी के कराऊंगा, और बिलीव में जो क्वेश्चन हम करेंगे मैं बताना नहीं चाहता, बस अभी वो कल दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन हम कौन से करेंगे। तो एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब ये 3 घर आपके पास हैं, ये 3 क्वेश्चन अभी हमें करने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से जी। प्रशांत एग्जाम से पहले देना होता है, एग्जाम से पहले देना होगा आपको जी। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से आओ जी। अब सुनो यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन देखो जी फटाफट से। सर होमवर्क दे दूं? होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क ले लो। वैसे तुमसे होगा नहीं बट ले लो होमवर्क, अच्छी बात है होमवर्क लेना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क है। 37 होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चन है जी। ये 4 क्वेश्चन है जो आपने घर से करके आने, ठीक है? और ये पेज नंबर है 9.29। तो ये 9.29 अगर हो गए तो अच्छी बात है जी, अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मुझे तो करवाना ही है चारों के चारों क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम कल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल हम सैलरी के चैप्टर पे आएंगे जी।
मैं सैलरी के चैप्टर को डिले करना नहीं चाहता क्योंकि 5 हेड ऐसे हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, और जब तक मैं 5 हेड नहीं कराऊंगा मैं टोटल इनकम वाले क्वेश्चन पे आ ही नहीं पाऊंगा। और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में कम से कम हमें 3 लेक्चर लगाने हैं, ठीक है ना। 15 दिन हमारे पास है इनकम टैक्स के लिए, 15 दिन इनकम टैक्स के हैं, 10 दिन जीएसटी के हैं। हमें जीएसटी के क्वेश्चन भी करने हैं 25 दिन के अंदर। तो 15 दिन में इनकम टैक्स खत्म करना है, हमारा तीसरा दिन है और तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो हमें कम से कम 3 दिन जो लगाने हैं वो टोटल इनकम वाले चैप्टर पे लगाने हैं, बस ये पर ध्यान दो। सैलरी के बाद कैपिटल गेन के ऊपर आएंगे जी, पहले सैलरी करेंगे उसके बाद फिर हम कैपिटल गेन के ऊपर आएंगे जी ना। अभी कैपिटल गेन नहीं, पहले हम सैलरी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कैपिटल गेन पे आएंगे, फिर हम पीजीपी के ऊपर आएंगे, फिर हम अपना रिटर्न क्लबिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ, ये क्वेश्चन अभी करो जो फटाफट से जी, ये क्वेश्चन अभी सोल्व करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 जी, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आओ जी, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी फटाफट से जी। अरे तो सैलरी हेड रिवाइज नहीं हुआ तो आपने क्लास में तो किया होगा, क्या हो गया? अगर आपने सैलरी हेड रिवाइज नहीं किया तो क्लास में तो किया होगा मेरे नालायक बच्चे, ऐसा क्या हो गया? तो भाई सब बच्चों का सैलरी की रिवीजन नहीं हुई कैसे करेंगे, तो क्लास में तो किया होगा या कैसे, मतलब क्लास में कुछ नहीं किया? ऐसा तो मत बोलो यार। सैलरी छोड़ के नहीं जाना भाई, सैलरी छोड़ के नहीं जाना, मैं पहले बता रहा हूं, सैलरी छोड़ के नहीं जाना। जल्दी क्वेश्चन करो फटाफट से यार, क्वेश्चन नंबर 24 करो। चलो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मेरे को क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ, बातचीत बंद करो यहां पे नालायक। क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे आंसर बताओ फटाफट से जी। चलो कैपिटल गेन ले लूंगा यार कल, तुम तो बिल्कुल ही भाई तरस गए हो बिल्कुल। गामा 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 चल प्लीज सैलरी मत लेना, छोड़ छोड़ के जाना है। अबे नालायक हो, मरी हुई शक्ल बना के बैठे हो बिल्कुल ही, कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर। कैपिटल गेन कर लेंगे कल, कैपिटल गेन कर लेंगे, ठीक है। हाँ रोंदड़ू कहेंगे, रो रहे हो बिल्कुल ही, हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा, पता नहीं नालायक कहीं के, हद होगी तुम्हारी बिल्कुल ही। कैपिटल गेन के बाद सैलरी कर लेंगे, ठीक है। हो जाओ खुश, दिखा दो अपने चेहरे पे स्माइल, नालायक कहीं के बिल्कुल। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार अब चेक करना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से हायर क्या है ये वाला, इनमें से लेस क्या है 120 है। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना है 12,000 पर मंथ है। अब अगर 12,000 पर मंथ है तो 12,000 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ गया 1,44,000। तो एआर ज्यादा है, तो अगर एआर ज्यादा है तो जीएवी कितना होगा, एआर होगा, तो जीएवी कितना आएगा 144 आएगा। जीएवी कितना आएगा 144 आएगा। फिर म्युनिसिपल टैक्स जो है पेबल फॉर द एंटायर ईयर 20% है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो यहां पर होंगे वो कितने माइनस होंगे। अब अगर मैं चेक करता हूं यहां पे 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, क्या ये माइनस करेंगे? गलती से हाथ मत लगा देना इसको, गलती से हाथ मत लगा देना इसको। ये पेबल है, पेबल वाले माइनस नहीं होते, पेड वाले माइनस होते हैं। तो नीचे आओ, ये 20,000 माइनस होंगे। अब अगर इसमें 20,000 माइनस करूंगा फिर मेरा एनएवी आएगा 1,24,000, उसमें 30% की डिडक्शन, तो इसमें आंसर आएगा 86,800 रुपए आंसर निकल के आएगा। 86,800 रुपए आंसर निकल के आएगा। तो पहले का आंसर बनेगा 86,800 रुपए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओ इधर सुनो ध्यान से नालायक। उसके बाद देखो जी, इनमें से हायर क्या है 180, इनमें से लेस क्या है, इनमें से लेस क्या है, यहां पे 180 है। उसके बाद फिर 17,500। अब अगर 17,500 है, एक महीने की वैकेंसी है तो मल्टीप्लाई 11 तो 1,92,500, तो 1,92,500 मेरी जीएवी बनेगी, क्योंकि यहां पर भी एआर मेरा ज्यादा है, यहां पर भी एआर मेरा ज्यादा है, क्योंकि यहां पे एआर मेरा 192,500 है। तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो 80,000 रुपए के, एनएवी आ गई 1,12,500, माइनस में 30% की डिडक्शन होगा, यहां पे आएगा 78,750, ये इनकम आएगी 78,750, ये इनकम निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब यहां पे इनमें से हायर क्या है 240 है, इनमें से लेस कुछ नहीं है, तो ईआर मेरा कितना आ गया 240 आ गया। 21,000 है
6 महीने की वैकेंसी है, तो 21,000 मल्टीप्लाई 6, अब कितना आ रहा है? 126 आ रहा है, 126 आ रहा है। बट अगर ये वैकेंसी ना होती तो मेरा AR ज्यादा होता। मेरे पीछे बोल दो मेरे बच्चों, मेरे पीछे बोल दो प्लीज, एक बार दोबारा से बोल दो, एक बार दोबारा से बोल दो। अगर वैकेंसी ना होती तो AR मेरा ज्यादा होता, अब मेरा AR कम आ रहा है, तो इट मींस GAV जो बनेगा वो AR बनेगा। तो AR कितना आ रहा है? 126 आ रहा है। तो AR 126 है, माइनस में 30,000 का म्युनिसिपल टैक्स, NAV आ गया, और माइनस में 30% डिडक्शन माइनस कर देंगे तो 67,200 रुपए की इनकम आ गई। जी बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर? इधर आओ। एक बच्चा कह रहा है प्रॉब्लम पता क्या है, कितना डांटू तुम्हें। उस दिन मेरी छोटी सी डॉटर भी कहती थी पापा डांटते बहुत तो आप, बुरा हाल कर देते हो, कसम लगे भगवान की मैं तुमसे नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं तुमसे नहीं पढ़ पाऊंगी पापा, जो तुम डांटते हो, मैंने तुम्हें एक बार देखा था, तुम तो कैमरा तोड़ दोगे किसी दिन। मैं कहा बेटे बच्चे वो नालायक हैं। कह रहे नहीं पापा तुम तो मुझे भी नालायक ही समझोगे, तुम सबको ही नालायक समझते हो। मैं कहा कसम लगे भगवान की बच्चे नालायक हैं, बातें ऐसी से करते हैं। देखो एक बच्चे ने बोला अब बनाओ परमोटेशन कॉम्बिनेशन, इसके पता क्या चल रहा है उस बच्चे के दिमाग में? वो एक क्वेश्चन था ना रेगुलर मेन बैच में जो किया था, वो 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, तो एक बार तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, फिर तीनों को लेट आउट मानते हैं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अबे नालायक ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल 3 घर हैं, ये नॉर्मल 3 घर हैं, इन तीनों घरों की अलग अलग इनकम निकालनी है। अभी बच्चा कह रहा था सर इसमें वो डीम्ड लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो डीम्ड लेट आउट वाला। ऐसा नहीं होता, जहां पे टेबल दी हो, जहां पे 3 घर दी हो, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट लगा दोगे, और गलती से लगा के मत आ जाना। वो तब लगाते हैं अगर वो कहता है कि 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते, फिर तीनों को लेट आउट मानते, फिर कॉम्बिनेशन बनाते। बच्चा कह रहा है वो डीम्ड लेट आउट वाला कहां गया? वो ऐसा क्वेश्चन था ना जहां पे 3 घर दिए थे, जहां पे हमने कॉम्बिनेशन बनाया था। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो मेरी डॉटर मेरे पे विश्वास नहीं कर पा रही तुम्हारे चक्कर में, वो मेरे उसका विश्वास मेरे से उठता जा रहा है। कह रही मैं नहीं पढ़ूंगी आपसे, आप नालायक बोल दो। मैं कहा ये है ही बच्चे नालायक, देख लो बच्चे नालायक है मेरे सामने बिल्कुल ही। ठीक है चलो, तो फिर कल हम मिलेंगे। अच्छा पहले कल आधे घंटे में हाउस प्रॉपर्टी करना है, उसके बाद फिर हम कैपिटल गेन करेंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं, और कैपिटल गेन एक लेक्चर नहीं, ठीक है, उससे अगले लेक्चर भी कैपिटल गेन चलेगा, क्योंकि इस बार कैपिटल गेन में से क्वेश्चन आना है जी, इस बार कैपिटल गेन में से क्वेश्चन आना है। तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन अब हम करेंगे, मैं कंफर्म कह रहा हूं तुम्हारे 8 से 10 नंबर पक्के कर दूंगा मैं, ठीक है। बट पहले आधे घंटे में हम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद फिर हम कैपिटल गेन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब सारे बच्चे क्या करके जाओगे? लाइक तो करोगे ही करोगे, और बेटा अगर कमेंट करते तुम्हारे हाथ दुखे ना, फिर देख लेना 25 दिन लगातार तुमने कमेंट करने हैं। 25 दिन का व्रत है ये, तुमने ये लगा लो करवा चौथ का व्रत है, इसके बिना तुम क्लास बंद नहीं करोगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? ओए ओ हेलो ओ नारंगी कलर के बच्चे इधर आ, भाग कहां रहा है? ठीक है ना, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चार्ट बुक कल अपलोड कर दूंगा, उसमें ना 1-2 अमेंडमेंट रह गई थी, तो वो मैं डाल रहा हूं, टेंशन मतलब। चार्ट बुक तुम्हारी जैसे अपलोड होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। क्वेश्चन बैंक जीएसटी का हो चुका है, जीएसटी वाला क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड कर दिया, चार्ट बुक भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मतलब जी, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर जी।